हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम इंडियन ईयर बुक भारत 2020 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर लॉकडाउन में आपको बुक नहीं मिल पा रही है, भारत 2020 आप नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक आप कोई भी पढ़िए, एमसीक्यूज तो आपको फिर भी उसके प्रैक्टिस करने ही चाहिए। और एक अच्छी बात एमसीक्यूज़ में ये होती है, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और उससे रिलेटेड आपने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं तो क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लेंगे, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो उस टॉपिक का काफ़ी कुछ पोर्शन आपको याद हो जाता है। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करना। देखते हैं, फर्स्ट है, अब जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखना होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कीवर्ड दिया हुआ है, उन कीवर्ड्स को क्या करना है, हमें अंडरलाइन कर लेना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है नवीन विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ, नवीन विकास बैंक, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर दूसरे ही स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। सत्य पूछा है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है नवीन विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। तो नवीन विकास बैंक, इसकी स्थापना, पहले ऑप्शन है, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में हुई। दूसरा कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों एवं अन्य विकासशील देशों में आधारभूत संरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं का विकास करना है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन यह कथन सत्य है। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, केवल दूसरा, पहला गलत होगा। क्यों? नवीन विकास बैंक की स्थापना तो ब्रिक्स देशों ने की है, लेकिन इसकी स्थापना 2014 में नहीं बल्कि 2015 में हुई है। यूपीएससी ये छोटे छोटे माइनर चेंजेस करता है, इन माइनर चेंजेस की वजह से हम फंस जाते हैं, और बिल्कुल जितना आपको नॉलेज होगी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और फैक्ट बेसिस की कभी भी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड तो ये है नहीं, तो आपको कभी भी फैक्ट बेसिस की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो क्या होता है, चीज़ें तभी याद रहते हैं फैक्ट जब उनका हम बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। टॉपिक पढ़ के, एमसीक्यू सॉल्व करके, बार बार रिवीजन आप उसका करते रहते हैं। तो ब्रिक्स देशों की स्थापना 2015 में हुई है, 14 में नहीं, तो केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है बिल्कुल। वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है कौन सा है बताना है आपको। अब इसमें कीवर्ड क्या है, वित्त विधेयक, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या पूछा है, सत्य पूछा है, दो चीजें बिल्कुल अंडरलाइन कर लेनी है एकदम। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा है वित्त विधेयक जो है साधारणतः वित्त मामलों जैसे राजस्व और व्यय से संबंधित विधेयक है। दूसरा, धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117(1) तथा वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 इसके प्रकार है। मतलब ये तीनों, धन विधेयक, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) में, ये इसके वित्त विधेयक के प्रकार हैं। इस तरह का वित्त विधेयक हो सकता है, ये पूछा है। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। इसमें वित्त विधेयक जो होता है वो राजस्व और व्यय से संबंधित जो मामले होते हैं इनसे संबंधित विधेयक होता है, और इसके प्रकार होते हैं धन विधेयक, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) में, ये इसके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए, इसमें क्या पूछा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अंडरलाइन करना है, किसको, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र को अंडरलाइन कर देना है। और क्या पूछा है, असत्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के संबंध में पूछा है कि असत्य कौन सा है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा है UNCTAD और WTO, विश्व व्यापार संगठन के लिए तकनीकी सहयोगी है। क्या करता है, के लिए तकनीकी सहयोग संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्पेन में है। तीसरा ऑप्शन कहता है
यह ऐसे विकासशील देशों के साथ काम करता है जिनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर में है और उनके व्यापार को प्रोत्साहित करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसमें दूसरा असत्य है। दूसरा कौन सा? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्पेन में नहीं है, बल्कि कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अच्छा, ये जो UNCTAD क्या है? अब इसमें थोड़ा सा हम ना लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, व्यापार केंद्र के संबंध में पूछा है, तो UNCTAD क्या होता है? ये होता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड ही छुपा है इसमें। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको इससे लिंक कर सकते हैं। ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट के संबंध में है तो शायद इसी से ही होगा। और WTO ये तो है ही विश्व व्यापार संगठन, तो ये व्यापार से रिलेटेड है, तो पहला तो सही होगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल फैक्ट बेसिस था, आप उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई तुक्का नहीं लगा सकते उसमें। थर्ड क्या है? ये विकासशील देशों के साथ काम करता है जिनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन के दौर में है और व्यापार को प्रोत्साहित करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा हो। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन गलत होगा, बाकी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संदर्भों में धन विधेयक और वित्त विधेयक समान होते हैं? क्या है? अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है? समान होते हैं, पूछा है। ऑप्शन, दोनों विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दोनों विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। और दूसरा, दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोनों में क्या समानता है? धन विधेयक और वित्त विधेयक कौन सा समान है? इसमें दोनों ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानता होती है? धन विधेयक और वित्त विधेयक में ये समानता होती है, यहाँ पे बेसिकली वित्त विधेयक जो 117(1) में आता है उसकी बात हो रही है, क्योंकि 117(3) में जो आता है वो क्या होता है? वो साधारण विधेयक की तरह होता है, उसे राज्यसभा में भी आप पेश कर सकते हैं। लेकिन जो 117(1) में दिया होता है धन विधेयक, इसमें क्या समानता होती है कि इसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और क्या होता है, इसको पेश करने के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। दोनों में ये समानता होती है। ये भी वित्त विधेयक पे क्वेश्चन बन गया। वित्त विधेयक से तो आपका पूरा इसमें टोटल कर ही दिया, जो फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3) में, ये अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हैं। 117(3) के बारे में पूछा है, इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा ना दें। दूसरा ऑप्शन है, साधारण विधेयक के समान इसके संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें धन विधेयक में उल्लेखित कोई विषय शामिल नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है, इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सभी ऑप्शन ठीक होंगे, सभी। ये जो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) में होता है, ये साधारण विधेयक की तरह ही होता है। तो साधारण विधेयक पे क्या होता है, इसमें संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जैसे हम साधारण विधेयक पे, तो इसके संबंध में भी क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और क्या, ये तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति ऐसा करने की सदन को अनुशंसा ना दे, तब तक ये पारित नहीं किया जा सकता। अब वित्त विधेयक जो 117(1) पढ़ रहे थे, उसे क्या करते थे, केवल धन विधेयक की तरह केवल और केवल उसको लोकसभा में पेश किया जाता था सिर्फ, लेकिन इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक, अगर ये साधारण विधेयक की तरह है तो धन विधेयक में उल्लेखित कोई भी विषय इसमें शामिल नहीं होता, अनुच्छेद 110 वाला। 3 क्वेश्चन हम सेम प्रैक्टिस कर चुके हैं यहाँ पे।
तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। कीवर्ड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछे गए, सत्य पूछे है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई। दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्देश्य वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। तीसरा, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो इसमें क्या है, केवल 1 और 2 ऑप्शन ठीक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। और ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कब याद रहेंगे, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। फैक्ट तब याद रहेंगे जब बार बार आप इसका रिवीजन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई। इसका उद्देश्य है वैश्विक और स्थायी शांति स्थापित करना, जो सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक और स्थायी शांति स्थापित करना। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें 1 और 2 ठीक होंगे और तीसरा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड अंडरलाइन। क्या पूछा है, सत्य पूछा है। विदेशी ऋण के संबंध में पूछा है। ऑप्शन क्या दिए हैं, केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है। दूसरा, विदेशी मुद्रा में उधारी लेने की केंद्र सरकार की प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों एवं द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है विदेशी ऋण के संबंध में। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। विदेशी ऋण के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से क्या होता है, केंद्र सरकार सीधे ऋण नहीं लेती। कैसे लेती है, वो लेती है बहुपक्षीय एजेंसियों और द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से। कैसे, जैसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से लेगी, IMF के माध्यम से लेती है। तो इस तरह से लेती है, डायरेक्ट नहीं लेती कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ऋण। पहले विदेशी ऋण, अब आंतरिक ऋण। आपके टॉपिक वाइज भी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। अगर आपके पास बुक नहीं है 2020 तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ये बताना है आपको। आंतरिक ऋण कीवर्ड, कौन शामिल है ये बताना है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है बाजार ऋण तथा सरकारी हुंडियां। दूसरा ऑप्शन है क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण पत्र जो बॉन्ड होते हैं। तीसरा है बाजार स्थायित्व योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां। चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों को जारी की जाने वाली गैर विनियम एवं गैर ब्याज वाली रुपए की प्रतिभूतियां। तो इसके अंदर क्या है, सभी, सब ऑप्शन ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण में ये सारी की सारी चीजें आती हैं। बाजार ऋण एवं सरकारी हुंडियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण पत्र जैसे बॉन्ड, बाजार स्थायित्व योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों को जारी की जाने वाली गैर विनियम एवं गैर ब्याज वाली रुपए की प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब लोक ऋण पूछा है। लोक ऋण क्वेश्चन है, लोक ऋण प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कीवर्ड अंडरलाइन, लोक ऋण, सत्य पूछा है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 धारा 20 और 21 के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन करती है या करता है और उनके लिए बैंकर का काम करता है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, धारा 20 में केंद्र के लिए और धारा 21 में
राज्य सरकारों के लिए लोक ऋण का प्रबंधन करती है। लोक मीन्स सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। सेकंड ऑप्शन है रिजर्व बैंक धारा 21A के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति, राज्य सरकार की सहमति के द्वारा लोक ऋण का प्रबंधन करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो लोक ऋण के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं, दोनों। इसमें क्या होता है, लोक ऋण मतलब सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किस तरह करता है, कौन करता है सबसे पहले, तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। और भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत करती है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। इस अधिनियम की धारा 20 केंद्र के अंदर जो सार्वजनिक ऋण होता है उसका प्रबंधन करती है, और धारा 21 के अंतर्गत राज्य सरकार का लोक ऋण का प्रबंधन करती है, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है, और इसके लिए एक बैंकर का काम करती है। जब ये भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के लिए जब सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है तो उसके लिए क्या होता है, राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। जब राज्य सरकार सहमति देती है उसके बाद ये वहाँ का, कहाँ का, जिस राज्य से संबंधित होता है उस राज्य का लोक ऋण का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ये बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। और आप देख करिए, अगर आपको नहीं भी पता है, आपने जनरल नाम भी सुने हैं, आपको ये नहीं पता है कि सामाजिक क्षेत्र में आता है किस में आता है, तब भी आप इसको टिक कर देंगे, बता देंगे कौन कौन सा इसमें ठीक है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, सामाजिक क्षेत्र शामिल, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम कौन कौन आता है। ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा ऑप्शन है मिड डे मील योजना, तीसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चौथा समेकित बाल विकास योजना है। तो बताना है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में इनमें से कौन कौन शामिल है, बताइए। तो इसमें सभी ठीक हैं, डी ऑप्शन। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, मिड डे मील योजना आती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आता है, समेकित बाल विकास सेवाएं आती हैं। ये मैंने फैक्ट आपके माइंड में रहे इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह का डाल दिया है, ताकि आप रिवाइज कर सकें चीज़ों को आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कीवर्ड मिशन इंद्रधनुष और सत्य नहीं है, नहीं पूछा इस बार, मतलब असत्य पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक कार्यक्रम है, इसीलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बताया था पीछे, वहां पे जिक्र किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपको, ताकि लिंक करके आपके दिमाग में चीजें याद रहें थोड़ा सा। तो मिशन इंद्रधनुष के संबंध में क्या कहते हैं, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक कार्यक्रम है। सेकेंड ऑप्शन है, इसका उद्देश्य 2020 तक सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए अभिनव और नियोजित दृष्टिकोण के माध्यम से 90% से अधिक नवजातों का पूर्ण टीकाकरण करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य बताना है। तो इसमें ना तो एक ना और ना दो, मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं, दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो नए कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ये बताने हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं अभी फिलहाल में, उन दोनों को छांटना है हमें इसमें से। तो बताइए, पहले सबसे अंडरलाइन कर लेते हैं, 2 नए कार्यक्रम पूछे हैं किसके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूसरा कायाकल्प, तीसरा मिशन इंद्रधनुष, चौथा चिकित्सा क्षेत्र के लिए मानव संसाधन। तो बताइए कौन से 2 कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जोड़े गए हैं।
तो इसमें कौन से जोड़े गए हैं? 2 और 3 ऑप्शन ठीक होगा। कैसे? कौन होगा? नए, कायाकल्प और मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सब पार्ट हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी इसी का पार्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आता है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए मानव संसाधन भी इसी में आएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा के लिए, तो ये हैं तो स्वास्थ्य मिशन में सब, लेकिन हमें अभी क्या बताना था? नया अभी कायाकल्प और इंद्रधनुष, इन दोनों को जोड़ा गया है, अभी इससे रिलेटेड नए जोड़े गए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, अभी इसको शामिल किया गया है। आई होप आपने ये सीरीज़ एंजॉय की होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ। रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।